यह सम्यक संस्कृति में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा करा देते हैं। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सम्यक संस्कृति और दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने अपनी यात्रा वृतांत में स्मरणों में नालंदा के विषय में काफ़ी कुछ लिखा है। ह्वेनसांग ने लिखा है कि सहस्त्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। इत्सिंग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, बर्मा, मलेशिया, लंका जैसे अन्य देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त छात्र बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, प्रत्येक मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे और झीलें भी थी। लेकिन सम्यक काल की इतनी भव्य और ज्ञानप्रद विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने धावा बोलकर नष्ट क्यों किया? नष्ट करने के समय कुछ लोगों की मान्यता 1199 ईस्वी है तो कुछ लोगों की मान्यता 1203 ईस्वी है। उस तुर्की को इस सम्यक ज्ञान स्थली से क्या नफा नुकसान था? बख्तियार खिलजी तुर्क से चलकर दिल्ली आता है, तत्पश्चात वह नालंदा आता है, तो इसका विरोध करने सेन वंश का कोई शासक प्रशासक क्यों नहीं आता है? तुर्की से नालंदा कोई सटा हुआ क्षेत्र नहीं था। उसके बीच में कई छोटे छोटे राजपूत रजवाड़ों का राज्य था। उन सबको तो विरोध करना चाहिए था। बख्तियार खिलजी मूल रूप से वर्तमान के दक्षिणी अफगानिस्तान के एक तुर्की जनजाति खलाज परिवार में जन्मा था। भला एक परदेसी को नालंदा बिहार जलाने में रुचि क्यों हो सकती थी? उन लुटेरों को तो सिर्फ धन लूटने में रुचि रहती थी। दरअसल बात यह है कि स्थानीय शासक और उनके जमींदार और चमचे जो कि सम्यक यानी कि बौद्ध परंपरा के विरुद्ध थे, उन लोगों ने बख्तियार खिलजी को नालंदा महाविहार पर आक्रमण करने, जलाने और हजारों शांतिप्रिय बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कराने के लिए प्रेरित किया गया। बौद्ध पुस्तकों को जलाने से उनका कोई फायदा नहीं था। फायदा सिर्फ वहाँ के ब्राह्मणी परंपरा के शासक और अनुयायियों को था। आज के बिहार और बंगाल वाले भाग पर 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश के अंतिम शासक गोविंद पाल की सत्ता थी। इसके तुरंत बाद से इस क्षेत्र की सत्ता सेन वंश ने गोविंद पाल को पराजित करते हुए अपने कब्जे में ले लिया था। सेन वंश ब्राह्मण जाति का शासक था। उसने अपने कार्यकाल में ब्राह्मणी मान्यता के अनुसार सबसे ज़्यादा मंदिर बनवाने या पूर्व की खड़ी बौद्ध मठ को ब्राह्मणी मतानुसार रूपांतरित करवाने का काम किया था। अब आप लोग स्वयं सोचें कि उस समय नालंदा क्षेत्र के शासक लक्ष्मण सेन ब्राह्मणी वंश का था। महाविहार 6 माह तक जलता रहा लेकिन उसे बुझाने का प्रयास नहीं किया गया। बौद्ध भिक्षु तो मार ही दिए गए थे। स्थानीय जमींदार और राजा द्वारा आग बुझाने से लेकर आचार्य, प्राचार्य या बौद्ध भिक्षु को भी बचाने के प्रयास की चर्चा कहीं नहीं मिलती है। अतः आप लोग अब स्पष्ट हो गए होंगे कि महाविहार को क्यों जलाया गया था। अब इस सेन वंश के कार्यकाल में कोई विश्वविख्यात ज्ञान स्थली को तोड़ने विदेश से आता है या फिर उसे बुलाया जाता है, इसके बारे में अब ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।
वैसे तबकात नसीरी पुस्तक के लेखक मिनहाज उस सिराज लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। उसकी बीमारी को ठीक करने का दावा एक ब्राह्मण वैद्य ने किया और शर्त के रूप में महाविहार को जलाने की मांग रखी। जब उसकी दवाई से बख्तियार ठीक हो गया तो शर्त पूरी करने के लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जला दिया। ये तो हो गई प्रामाणिक बातों की चर्चा, लेकिन इसी नालंदा विश्वविद्यालय पर निश्चित एजेंडा के तहत लेखक करने वाले कई भारतीय इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने के पीछे का कारण जो बताते हैं, उन लोगों के अनुसार एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसके हकीमों ने इसकी काफ़ी चिकित्सा की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद शाखा के प्रधान राहुल श्रीभद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी गई, लेकिन बख्तियार ने इलाज से पहले शर्त रख दी कि वह किसी भारतीय दवा का उपयोग नहीं करेगा और अगर वह स्वस्थ नहीं हुआ तो प्रधान वैद्य को मौत की नींद सुला देगा। रात भर आचार्य इसके बारे में सोचते रह गए और प्रातःकाल में उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान के इतने पन्ने रोज पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के किनारे पर एक औषधि का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ केवल 10-20 पृष्ठ चाट गया और स्वस्थ हो गया। लेकिन खिलजी का घटियापन अब उबाले मारने लगा और अपने ठीक होने की खुशी छोड़कर उसे जलन हुई कि उसके हकीमों से इन भारतीय चिकित्सकों का ज्ञान महान क्यों है। जिसके बाद इस धर्मांध मुस्लिम शासक ने बौद्ध धर्म और आयुर्वेदिक का एहसान मानने के बदले सन 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। यहाँ पर निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले लेखक उस मत के वाहक लोग ये बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की तो कहानी आप लोगों ने बना दी, लेकिन उसी नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय के ठीक बगल में 2 और विश्वविद्यालय थे जिनका नाम उदवंतपुरी और तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय को कौन और क्यों जलाया गया? उसी प्रकार इसी बिहार राज्य के भागलपुरा जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय को किसने और क्यों जलाया? सिर्फ एक विश्वविद्यालय नालंदा को जलाने की कहानी तो बन गई, लेकिन भारत में ऐसे और भी कई विश्वविद्यालय थे जहां तथागत बुद्ध के मार्ग की शिक्षा दी जाती थी। उन सारे विश्वविद्यालयों को नष्ट करने कौन मुस्लिम आक्रांता भारत आया था? नालंदा विश्वविद्यालय जल गया। उस विश्वविद्यालय में रहा गुप्त काल या मौर्य काल का सभी लिखित अलिखित साक्ष्य खत्म हो गया। लेकिन ये बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। उस साजिश में जिस सेन वंश का हाथ था, वर्तमान में उसके वंशज खंडहर में बचे हुए भूभाग से प्राप्त असंख्य साक्ष्य को भी नष्ट करने में लगे हैं। इन सब साजिशों के साथ साथ सेन वंश के वंशजों द्वारा मुख्य खंडहर की 4 दीवारी वाले क्षेत्र में मनुवादी न्यायालय और मनुवादी पदाधिकारियों से लिखित आदेश लेते हुए खंडहर के कुछ भूखंड पर कब्जा कर लिया है, जिस पर अस्थायी निर्माण द्वारा एक मंदिर का निर्माण कर लिया गया है। उस नवनिर्मित मंदिर में कर्मकांडियों द्वारा भैरवनाथ उर्फ तेलिया बाबा के नाम से मूर्ति स्थापित की गई है। वह मूर्ति भगवान बुद्ध की है। उस मूर्ति को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नालंदा खंडहर से प्राप्त बहुत सी मूर्तियों को सामने बने हुए नालंदा संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, जिसे आज कोई भी देख और समझ सकता है। आप लोगों ने अवलोकितेश्वर बुद्ध के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा। इस अवलोकितेश्वर मुद्रा वाली बुद्ध मूर्तियाँ नालंदा खंडहर से काफ़ी संख्या में मिली हैं, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।